हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत शो से होती है जो एक फैशन शो अटेंड करने के लिए जा रहा होता है और उसके असिस्टेंट उसे सभी गेस्ट के नाम और उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं इस बारे में बता रही होती है। शो से बोलता है, तुम्हें अच्छे से पता है मैं किसी के भी चेहरे को पहचान नहीं पाता हूँ, तो आगे से मुझे ऐसे इवेंट में जाने के लिए फोर्स मत करना। इसके बाद शो जैसे ही कार से उतरता है तो असिस्टेंट उसे पूछती है, बॉस मैं जानना चाहती हूँ आपकी नजरों में ये दुनिया कैसी लगती होगी। के बाद शो जैसे ही सारे रिपोर्टर्स और फैंस के चेहरे देखता है तो उसे किसी का भी चेहरा सही से नजर नहीं आ रहा होता और असिस्टेंट को बोलता है अच्छा ही रहेगा अगर तुम्हें ये ना ही पता चले तो। इसके बाद फैशन शो में एक बहुत ही ज्यादा फेमस एक्ट्रेस यूफी की एंट्री होती है। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है और उसके फैंस उसे चीयर्स कर रहे होते हैं। तभी होस्ट उसे माइक देता है कुछ बोलने के लिए, लेकिन तभी यूफे को कुछ अजीब लगता है, जिसके बाद वो तुरंत ही शो से भागने लग जाती है और उसके फैंस उसके पीछे भाग रहे होते हैं। यूफे भागते हुए शो से टकरा जाती है, लेकिन उसे बिना सॉरी बोले ही वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो सारे फैंस और रिपोर्टर्स भी शो को धक्का देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इवन एक बंदा तो उसके ऊपर पानी भी गिरा देता है, इस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ यूफे उन सारे लोगों से बचते हुए वॉशरूम तक पहुंच जाती है। तभी उसका मैनेजर भी वहां पर आ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोल कर देखता है तो यूफे एक टकले आदमी में बदल चुकी होती है। यूफे अपने मैनेजर चैन से पूछती है, तुम अकेले हो ना, यहाँ पर कोई आ तो नहीं जाएगा। चैन बोलता है, चिंता मत करो, बाहर मैंने वर्किंग का बोर्ड लगा दिया है इसलिए कोई नहीं आएगा। वो बोलती है, ये तो अच्छी बात है, देखो मैं कितनी ज्यादा थक गई हूँ, जल्दी से इस ड्रेस को निकालने में मेरी हेल्प करो। इधर शो वॉशरूम तक पहुंच जाता है और अपने असिस्टेंट पर गुस्सा कर रहा होता है। सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था जो उसने सारे लोगों को अंदर कैसे आने दिया। असिस्टेंट बोलती है, बॉस आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि अब आपको अवार्ड देने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। शिव बोलता है, क्या तुम मेरे साथ अंदर नहीं चलोगी। असिस्टेंट बोलती है, बॉस जरा ध्यान से देखो ये ना मेल वॉशरूम है। शिव बोलता है, अगर अंदर मेरे साथ कोई बात करने के लिए आ गया तो मैं क्या करूँगा। असिस्टेंट बोलती है, बॉस आपसे कोई बात नहीं करेगा क्योंकि सबको मालूम है कि आप लोगों को नीची नजरों से देखते हो, और अगर फिर भी कोई आपसे बात करने की कोशिश करे ना तो आप उसे डांट देना। इसके बाद वो आपका पीछा छोड़कर चला जाएगा। जिसके बाद शो जैसे ही वॉशरूम में आता है तो वो अंदर यूफे और उसके मैनेजर को देख लेता है कि कैसे मैनेजर यूफे की ड्रेस निकालने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों तो शौक ही हो जाते हैं और बोलने लग जाते हैं, मिस्टर शो जैसा आप देख रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। शो बोलता है, यहीं सामने एक होटल था, क्या तुम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते थे ये सब करने के लिए। चैन उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है लेकिन शूज की कोई बात नहीं सुनता और इन लोगों को गुड लक का इशारा कर कर वहाँ से चला जाता है। यूफे को तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हो रही होती है। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल में होती है तो वो अपने असली रूप में आ चुकी होती है ताकि इंटरनेट पर पोस्ट कर कर वो उसका नाम क्लियर कर सके। वो फैशन शो से इसलिए भागी थी क्योंकि वो बीमार हो गई थी। चैन यूफे को समझाता है, अब तुम यहीं पर रेस्ट करो, यहाँ से कहीं बाहर मत जाना। यूफे बोलती है, अब तो ऑनलाइन सभी लोग मेरे बारे में बुराई कर रहे होंगे ना। चैन बोलता है, ये तो तुम जानती ही हो ना, और वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली में यूफे को एक बहुत ही अजीब बीमारी होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूफे की ये बीमारी कब शुरू हुई थी। यूफे अचानक से एक दिन छोटी बच्ची में बदल जाती है और उसका मैनेजर चैन भी उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाता है। उसके बाद से यूफे कभी भी किसी भी पर्सन में बदल जाती है। कभी वो कोई बूढ़ा आदमी बन जाती है तो कभी बूढ़ी औरत, और कभी कोई आदमी तो कभी कोई बच्ची, और उसका ये रूप कभी भी बदल जाता है जिसके बारे में उसे खुद पता नहीं चलता। इसलिए उसके बारे में रूमर्स फैले होते हैं। पता नहीं उसे अचानक से क्या हो जाता है जो किसी भी जगह से कभी भी अचानक से भाग जाती है, और रिपोर्टर्स ने कई सारे आदमी और बच्चों को उसके घर से आते जाते भी देखा है। और इन सारे रूमर्स की वजह से यूफे की इमेज ना बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी होती है। तभी यूफे को बाहर से आवाज आने लग जाती है। यहाँ पर एक लड़की नर्स से ना झगड़ रही होती है, तो मेरी मॉम के लिए यहाँ पर बेड अरेंज करो। एक पेशेंट वहाँ पर नर्स की साइड लेने लग जाती है और उस लड़की पर चिल्लाती है, अगर तुम्हें यहाँ पर बेड चाहिए तो तुम्हें हॉस्पिटल के डीन से बात करनी चाहिए ना कि नर्स से लड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी वो लड़की और उसका हस्बैंड ये बात मान ही नहीं रहे होते। तभी वहाँ पर यूफे आ जाती है और फ्रूट से उस बंदे के सर पर हिट करती है। तुम लोग कितने ज्यादा बेशर्म हो जो एक नर्स से लड़ रहे हो और एक बूढ़ी औरत से। वो आदमी बोलता है, तुम तो वही फीमेल एक्ट्रेस हो ना, तो रुको जरा देखना मैं तुम्हारी कैसे कंप्लेन करता हूँ। जिसके बाद यूफे वो लेडी को अपने बोर्ड के अंदर ले आती है
और उसे बोलती है तुम तो खुद ही मरने वाली हो ना, तो आखिर तुम दूसरों के लिए क्यों लड़ रही थी। वो लेडी बोलती है मुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता, तुम ये बताओ तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, क्या तुम बीमार हो। यूफे बोलती है नहीं। वो लेडी समझ जाती है यानी कि तुम फिर से ट्रांसफॉर्म हो गई थी। यूफे बोलती है मेरा छोड़ो, अपना बताओ तुम अभी फिलहाल ठीक हो या नहीं। वो लेडी बोलती है जब से मैंने अपना ट्रीटमेंट छोड़ा है ना, मैं बहुत ही ज्यादा बेटर फील कर रही हूँ और कल ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाऊंगी और अपने स्टोर में जाकर काम करूंगी। तुम्हें मालूम है ना मेरे लिए मेरा स्टोर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर एक दिन मैं मर गई ना तो तुम मेरी बॉडी को कलेक्ट कर लेना। यूफे बोलती है तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, ऐसा मत बोलो ना। तभी यूफे को उसकी मैनेजर की कॉल आ जाती है, इसलिए वो टेरेस पर बात करने के लिए आ जाती है। कैनो से बोलता है मिस्टर शू हमसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अब कंपनी के बहुत सारे पार्टनर्स भी तुम्हारे ऊपर सवाल कर रहे हैं। मैंने तुम्हें बोला था ना चुपचाप से हॉस्पिटल में एडमिट रहना, तो बीमार होने की एक्टिंग करने की बजाय तुम वहाँ पर हॉस्पिटल में झगड़ा क्यों कर रही थी। अब देखो जरा इंटरनेट पर ना सभी लोग तुम्हारी ही बुराई कर रहे हैं। वो बोलती है मैं किसी को ऐसे भूले होता हुआ थोड़ी देख सकती थी, खासकर मैं अपने उस ओल्ड बेबी को तो बिल्कुल भी नहीं। चैन बोलता है फिर भी तुम्हें गुस्से में ऐसे किसी को मारना नहीं चाहिए था, पहले ही तुम्हारी अजीब सी बीमारी की वजह से हर जगह रूमर्स फैले हुए हैं और अब तुमने और बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और यूफे तो बैठकर रोने लग जाती है। शो भी वहाँ पर आया होता है, वो यूफे को रोता हुआ देखकर अपना रुमाल दे देता है उसे आंसू पोंछने के लिए। यूफे भी रुमाल ले लेती है और उसे शुक्रिया अदा करती है। वो कॉल पर अपने असिस्टेंट पर चिल्ला रहा होता है यूफे की वजह से मेरी कंपनी की पूरी इमेज ही बर्बाद हो चुकी है। यूफे अपना नाम सुनकर इसकी तरफ देखने लग जाती है। शो गुस्से में बोल रहा होता है उसकी वजह से हमारा इवेंट खराब हुआ है, इसलिए उसके ऊपर केस करना है और वो पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो जानी चाहिए। यूफे शौक होकर उसकी तरफ इशारा कर रही होती है, लेकिन वो इशारा करता है कि मैं कॉल पर बात कर रहा हूँ और अपने असिस्टेंट को बोलता है मुझे तो हॉस्पिटल में नहीं आना चाहिए था, बल्कि उसे ढूंढने के लिए किसी बार में जाना चाहिए था या फिर किसी होटल में जाना चाहिए था। जरूर वहाँ पर वो किसी लड़की को ना डेट कर रही होगी। तभी यूफे उसका फोन छीन लेती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है तुम तो कितने बड़े बेशर्म हो, आखिर कोई किसी के मुंह पर इतनी ज्यादा बेइज्जती कैसे कर सकता है। ये बोलकर वो उसका फोन फेंक देती है। शो बोलता है क्या तुम पागल हो, जरूर तुम यूफे की फैन होगी, पर मैं तुम्हें बता दूं तुम्हें उसकी फैन की जगह उसका हेटर बन जाना चाहिए, क्योंकि वो इसी लायक है और तुमने जो ये मेरा फोन फेंका है ना इसके तुम्हें पैसे भरने पड़ेंगे। जिसके बाद वो उसे अपने फोन का प्राइस बताकर पैसे मांगने लग जाता है। यूफे उसके रुमाल से अपनी नाक पूछती है और उसे देते हुए बोलती है मैं तुम्हें ना कोई पैसा नहीं देने वाली और वहाँ से जाने लगती है। शो बोलता कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेंटल हो और तुम जीना नहीं चाहती हो, इसीलिए यहाँ पर मरने के लिए आई थी। वो बोलती है तुमने मुझको बिल्कुल सही समझा है, हाँ मैं पागल हूँ, और वो उसके पैर पर पैर रखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शो अपनी कंपनी में होता है और अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है आखिर हम उस यूफे के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों नहीं कर सकते हैं। वो बताती है उस कंपनी का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर लू है ना, उसने यूफे के लिए ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। अगर हम लोग यूफे को रिप्लेस करेंगे ना तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी हमारी कंपनी से वापस ले लेगा। शिव बोलता है तो उस यूफे के मैनेजर को कॉल करो और उसे बोलो कि यूफे मुझसे मिलने के लिए यहाँ कंपनी में आए। जिसके बाद शिव की असिस्टेंट उसे यूफे की इंफॉर्मेशन पकड़ा देती है। दूसरी तरफ मैनेजर यहाँ पर यूफे के पास पहुँचता है और उसे बताता है मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि मिस्टर शिव ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का इरादा छोड़ दिया है। यूफे बोलती है वो इतना अच्छा कब से हो गया, वैसे मैं उसे माफ नहीं करूंगी। चैन बोलता है बैड न्यूज ये है कि उसने ना अपनी कंपनी में तुम्हें बुलाया है कोई और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। ये सुनकर यूफे को गुस्सा आ जाता है, मैं उस गवार से मिलने के लिए नहीं जाऊंगी। मैनेजर बोलता है अगर नहीं जाओगी तो याद रखना तुम्हें उसे ना फिर 50 मिलियन देने पड़ेंगे। जिसके बाद वो सीधा उसके ऑफिस में पहुंच जाती है। इवन वो उसके लिए एक नया फोन भी लेकर आई होती है। उस दिन के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। शो तो ये सुनकर ही शो को जाता है और उसकी असिस्टेंट भी। एक्चुअली में शो तो उसका चेहरा देख ही नहीं सकता था, इसलिए वो उसे पहचान भी नहीं पाया। इसलिए उसे पूछता है क्या हम दोनों पहले कभी मिल चुके हैं। ये सुनकर यूफे को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अच्छा तो अब ये मुझे ना पहचानने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन कोई नहीं, मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा।
और पूछती है, मिस्टर शू आपने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है। असिस्टेंट उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर बोलती है, नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम लोग आपकी 30% फीस कम कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से ना कंपनी की इमेज खराब हुई है। उसे ठीक करने के चक्कर में मिस्टर शू के बहुत सारे पैसे खर्च हो गए और नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको मिस्टर शू के साथ आने वाली हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा और अभी आपको मिस्टर शू के साथ एक इन्वेस्टमेंट डील के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद असिस्टेंट उसे एक ड्रेस भी दे देती है और बताती है आपको यही ड्रेस पहननी होगी और हर वक्त मिस्टर शू के साथ ही घूमना होगा। वो पूछती है ऐसा क्यों। मैनेजर उसे बोलता है वो इसलिए क्योंकि वो हमारा बॉस है और अब हमारी जिंदगी और मौत का डिसीजन वही ले सकता है। यूफी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी उसी ओल्ड लेडी के स्टोर में होती है और वो उसे और नूडल्स लाने के लिए बोल रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शू उसके घर के बाहर पहुंच जाता है उसे पिक करने के लिए और काफी देर तक वेट करता है, वो अभी तक आई क्यों नहीं। मैनेजर बोलता है बॉस वो आ गई है, लेकिन शू को तो यूफी का चेहरा नजर ही नहीं आता। यूफी उसकी कार में आकर बैठ जाती है और उसे पूछने लग जाती है, वैसे तुमने मुझे यही ड्रेस पहनने के लिए क्यों बोला। शू बोलता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग है इसीलिए। यूफी पूछती है और जो मैं आपके साथ घूमती रहूं इसकी क्या वजह है। शू बोलता है अपनी रेपुटेशन के बारे में तो तुम अच्छे से जानती ही होगी ना, तुम हर जगह से भाग जाती हो, इस बारे में ना सबको पता है, इसलिए अब तुम मेरी नजरों से कहीं दूर मत जाना, नहीं तो फिर मेरे रूल्स को तोड़ने का अंजाम तुम तो जानती ही होगी। जिसके बाद वो सोने लग जाता है। अब मुझसे और सवाल मत पूछो। नेक्स्ट सीन में शू की असिस्टेंट यूफे को होटल का रूम दिखा रही होती है और उसे बताती है कल आपको करेक्ट 10 बजे मिस्टर शू के साथ इन्वेस्टर से मिलने के लिए जाना है। उससे पहले आज की रात आपको यहीं बितानी होगी। आप इस होटल में तो बड़े आराम से घूम सकती हैं, लेकिन अगर आप होटल के बाहर जाना चाहती है तो पहले आपको परमिशन लेनी होगी। लेकिन यूफे उसकी बात नहीं मानती। वो किसी दूसरे होटल में जाती है लंच लेने के लिए। तभी वो देखती है एक वेट्रेस को उसका हस्बैंड मार रहा होता है और वो उसे पैसे मांग रहा होता है। वो वेट्रेस बोलती है मैं तुम्हें ऑलरेडी अपने सारे पैसे दे चुकी हूँ। वो बोल रहा है अगर तुम मुझे पैसे दे ही दोगी ना तो मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वे यूफे गुस्से में उसे एक चीज उठाकर मारती है और बोलती है छोड़ो उसे। वो बंदा यूफे को तो पहचान जाता है, अरे तुम तो वही फीमेल एक्ट्रेस हो ना, चलो तुम ही इसकी जगह पैसे दे दो। तभी इतने में वहाँ पर शू आ जाता है और वो भी अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पे खड़े होकर ये तमाशा देख रहा होता है। यूफे उस लेडी को समझाने लग जाती है तुम्हें अपने हस्बैंड के खिलाफ ना पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। उस आदमी को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यूफे के ऊपर हाथ उठाने जाता है। यूफे उसका हाथ पकड़कर दूर कर देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मारने की कोशिश करने की। उसके बाद वो पास में खड़े हुए और वेटर को हेल्प करने के लिए आवाज दे रही होती है। यहाँ पर कोई बंदा तुम्हारी कलीग को बुली कर रहा है और तुम लोग खड़े होकर बस तमाशा देख रहे हो। तुम लोग क्या चाहते हो आगे चलकर तुम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। इसके बाद वो उस वेट्रेस के हस्बैंड को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। उसके बाद वो उस लेडी को समझाती है तुम्हें अपने पति के खिलाफ ना पुलिस कंप्लेन करवा देनी चाहिए। जिसके बाद वो लेडी भी उसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है। यूफे तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है। इतने में शू उसके पीछे आ जाता है और उससे पूछता है मेरी बिना परमिशन के तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसके बाद वो उसे होटल रूम में लेकर आ जाता है और उसे बोलता है आज रात तुम मेरे साथ ना यहीं पर सोगी। यूफे बोलती है अच्छा तो तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया, देखो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। शू बोलता है तुम मेरी बिना परमिशन के बाहर गई थी ना, इस वजह से अब मैं पूरा टाइम तुम पर नजर रखूंगा। यूफे धीरे से बोलती है इसने कौन सा मुझे अपना नंबर दिया था जो मैं कॉल कर से परमिशन मांगती। वो उसे दिखाता है देखो जरा होटल में भी लैंडलाइन है, इसे कोई डेकोरेशन के लिए नहीं रखा गया है। इसके बाद वो बोलता है तुम वहाँ पर सोफे पर सोओगी और मैं बेड पर सोऊंगा। ये सुनकर तो वो शौकी हो जाती है। यूफे बोलता है अब मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ और तुम यहाँ से ना भागने के बारे में सोचना भी मत। शू के वहाँ से जाते ही यूफे देखती है वहाँ पर तो ड्रिंक रखी हुई है। तब तक शू शावर लेकर बाहर निकलता है। तब तक यूफे तो ड्रंक हो चुकी होती है और वो उससे अजीब बातें करने लग जाती है। शू उसे बोलता है तुमने इतनी ज्यादा पी क्यों ली है। यूफे बोलती है इसमें मेरी क्या गलती है जो मैं ट्रांसफॉर्म हो जाती हूँ। वो बोलता है तुम ये क्या अजीब बातें कर रही हो। तो वो उसे उसका रुमाल दिखाने लग जाती है। यूफे बोलता है यानी वो लड़की जो उस दिन
रो रही थी। वो तुम थी? यूफे तो टल्ली होकर सो जाती है और शो को उसका थोड़ा सा धुंधला चेहरा नजर आ रहा होता है। ये देखकर तो वो शौक हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद जब वो मैगजीन में किसी फोटो वाले पर्सन को देखता है तो उसका चेहरा तो उसे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होता। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है और उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है। मुझे एक लड़की मिली है जिसका चेहरा मैं हल्का सा देख सकता हूँ, लेकिन बाकी लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाता हूँ। डॉक्टर उसे पूछने लग जाती है क्या इस लड़की में कुछ खास है? तो उसकी बुराइयां करने लग जाता है। डॉक्टर बोलती है तुम्हारी बातों से लगता तो नहीं है कि तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत भी करते होंगे। लगता है इस लड़की में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से तुम मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हो। अच्छा रहेगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा उस लड़की के कांटेक्ट में रहो, क्योंकि तुम जितना ज्यादा उसके साथ रहोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए। नेक्स्ट डे वो यूफे के साथ अपने इन्वेस्टर से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है ये मेरी कंपनी की स्पोकन पर्सन है, इसे आप बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो ना, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ आपसे मिलवाने के लिए। जिसके बाद वो हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन इन्वेस्टर हैंडशेक ही नहीं करता। इसके बाद यूफे हैंडशेक के लिए आगे हाथ बढ़ाती है तो मिस्टर लू की वाइफ उससे हैंडशेक कर लेती है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर बात करने के लिए बैठ जाते हैं। मिस्टर लू बताते हैं मेरी वाइफ को ना यूफे बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे तुम्हारी कंपनी के कॉस्मेटिक बिल्कुल भी पसंद नहीं। अभी मिस्टर लू की वाइफ इशारे में उनसे बात कर रही होती है। यूफे समझ जाती है कि उनकी वाइफ बोल नहीं सकती। जिसके बाद वो भी साइन लैंग्वेज में उनसे बात करने लग जाती है और उनकी तारीफ करती है। आपका मेकअप बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, इवन आप तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। ये देखकर मिस्टर लू की वाइफ तो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। यूफे शो को बोलती है हमारी कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट प्लान बनाया है ना, वो तुम मिस्टर लू के साथ डिस्कस कर लो। तब तक मैं उनकी वाइफ के साथ बातें करती हूँ। जिसके बाद वो उन्हें लेकर बातें करने के लिए चली जाती है। यूफे की वजह से मिस्टर लू की वाइफ खुश हो जाती है, इसीलिए वो मिस्टर शू की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। शू यूफे की तारीफ करता है, जैसे मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम तो उससे बिल्कुल अलग हो। वो बोलती है ऑफ कोर्स, इसलिए तुम अफवाहों पर यकीन मत करना और ना ही फैलाना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे डॉक्टर की बात याद आने लग जाती है, जरूर उस लड़की में कुछ तो स्पेशल होगा, इसलिए शायद वही तुम्हें ठीक कर सकती है। यहाँ से जाते वक्त यूफे शू के शोल्डर पर सर रखकर सो रही होती है। वो उसे ध्यान ही रहा होता है। तभी इतने में वो उठ जाती है और उसे फील होता है कि वो फिर से ट्रांसफॉर्म होने वाली है, इसलिए वो जल्दी से ड्राइवर को कार रोकने के लिए बोलती है। तभी वो देखती है कि सामने एक कन्वीनियंस स्टोर है। तभी यूफे के फैन उसे देखकर उसे पहचान लेते हैं, इसलिए वो जल्दी से अंदर घुस जाती है और स्टोरेज रूम में जाकर छुप जाती है और सोच रही होती है आखिर मैं ऐसे टाइम पर ट्रांसफर क्यों हो गई। अब तो मैं गई काम से। इधर ये सारे फैंस अपने वीडियो कैमरा चालू कर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी शो जगह बनाकर अंदर जाता है और वो स्टोरेज रूम में आकर यूफे को बोलता है चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। लेकिन यूफे तो अपना मुंह छुपा रही होती है, मेरे फेस पर ना एलर्जी है, इसलिए तुम मेरी तरफ मत देखना। वो बोलता है ठीक है मैं नहीं देख रहा हूँ, इसलिए चलो उठो और अब मेरे साथ चलो। उसके बाद वो उसे अपनी जैकेट से कवर करता है और उसे लेकर बाहर आता है। नेक्स्ट डे शू जब अपनी कंपनी में होता है तो उसकी असिस्टेंट उसे बताती है आपकी और यूफे की न्यूज ना हेडलाइंस में है और उसे स्कार्फ देकर बोलती है ये यूफे ना कार में भूल गई थी। शू बोलता है यूफे ना भी बीमार है, इसलिए मैं जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए। इधर घर पर यूफे को दिखाया जाता है जो अभी भी कल रात वाले अवतार में होती है और वो अपनी फ्रेंड को कॉल कर बता रही होती है अभी तक मैं अपने असली रूप में नहीं आई हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है ठीक है तो मैं वहाँ पर आती हूँ। तभी यूफे को शू का कॉल आ जाता है तुम कार में ना अपना स्कार्फ भूल गई थी। वो बोलती है रहने दो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है देखो मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ, इसलिए जल्दी से दरवाजा खोलो। वो सोचती है आखिर ये यहाँ पर क्यों आ गया। इसके बाद वो जल्दी से बाहर आकर बोलती है मैं यूफे की फ्रेंड हूँ, लाओ ये स्कार्फ ना तुम मुझे दे दो। शू को तो उसे देखकर शक होने लग जाता है। वो सोच रहा होता है आखिर ये लड़की भी मुझे लाइटली क्यों दिख रही है, बाकी लोग तो मुझे ब्लर दिखते हैं ना। और फिर वो सोचता है इसके ऊपर से वो स्मेल भी आ रही है जो कि यूफे में से आ रही थी। इसके बाद वो उसे पूछने लग जाता है तुम्हारे और यूफे की फ्रेग्रेंस सेम कैसे हो सकती है। इसके बाद वो डर की मारी वापस से घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद जैसे ही वो आईने में देखती है तो उसे पता लगता है कि वो फिर से ठीक हो गई है। बाहर शू को यूफे का मोबाइल मिल जाता है और सोच रहा होता है क्या ये घर पर ही होगी। इसके बाद वो दरवाजे पर नॉक करता है तो दरवाजा अचानक से खुल जाता है। इसके बाद वो घर में घुस रहा होता
है और सोचता है कहीं ये मुझे चोर तो नहीं समझ लेगी। उसके बाद वो आवाज दे रहा होता है, यूफी की बेस्ट फ्रेंड तुम कहाँ पर हो? लेकिन यूफी तक उसकी आवाज जाती नहीं है। उल्टा वो तो यहाँ पर शावर ले रही होती है। उसे लग रहा होता है कि उसकी फ्रेंड घर पर आ गई है, इसलिए उसे बोलती है तुम मेरा बाथरोब लेकर आ जाओ। इधर शो सोच रहा होता है क्या ये मुझे लाने के लिए बोल रही है। के बाद जैसे ही वो यूफी का कबर्ड खोलता है तो देखता है वहाँ पर हर टाइप के इंसान के कपड़े रखे हुए हैं। वो सोच रहा होता है आखिर इतने सारे अलग अलग कपड़े क्यों। इसके बाद जैसे ही यूफी शावर लेकर बाहर आती है तो वो शो को देखकर शॉक हो जाती है और उससे पूछती है ये बताओ तुम अंदर कैसे आए। वो बोलता है पहले तुम बताओ अभी जिसने दरवाजा खोला था तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड वो कहाँ पर है। जिसके बाद यूफी भी एक्टिंग करने लग जाती है, अरे वो कहाँ गई मुझे भी नहीं मालूम। शो बोलता है अब मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें वो भागने वाला टाइटल क्यों मिला है। आखिर तुम्हें अचानक से कार से उतरकर कन्वीनियंस स्टोर जाने की क्या जरूरत पड़ गई। और क्या तुम बता सकती हो तुम्हारी कबर्ड में अलग अलग लोगों के कपड़े क्यों रखे हुए हैं। यूफी उसे कोई झूठी कहानी सुनाने ही वाली थी, लेकिन शिव बोलता देखो मुझसे झूठ मत बोलना, बोलने से पहले सोच समझ लो, तब तक के लिए ये फोन तुम्हारा ना मेरे पास ही रहेगा। ये बोलकर शू तो उसका फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। यूफी डरने लग जाती है क्या इसे मेरे बारे में सब कुछ पता लग गया है। तभी इतने में उसका मैनेजर घर पर आ जाता है और उसे पूछता है क्या तुम्हारा फोन मिस्टर शू के पास है। वो बोलती है हाँ, और उस फोन में मेरी ट्रांसफॉर्म वाली सारी फोटोज भी है। ऐसे तो उसे मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा, हमें कैसे भी कर उसके पास से मेरा फोन लाना ही होगा। मैनेजर बोलता है फिक्र मत करो मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद वो शू को कॉल करता है लेकिन शू तो फोन उठा ही नहीं रहा होता। तभी असिस्टेंट फोन उठा लेती है। चैन बोलता है वो फोन ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसके अंदर यूफी की कुछ जरूरी फोटोज हैं। यूफी जल्दी से उसका मुंह बंद कर देती है। असिस्टेंट बोलती है मिस्टर शू ने कहा है कि वो उनका फोन वापस नहीं करेंगे। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। यूफी सोचती है अब मैं क्या करूंगी। मैनेजर बोलता है आखिर तुम इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रही हो, उसको तुम्हारे फोन का पासवर्ड थोड़ी पता है जो वो तुम्हारा फोन खोलकर फोटोज देख लेगा। यूफी बोलती है तुम सही कह रही हो, वो इतना बड़ा सीईओ है तो क्या हुआ, वो थोड़ी मेरे फोन का पासवर्ड क्रैक कर लेगा। इसके बाद दोनों ही अपसेट हो जाते हैं, नहीं वो जरूर खोल लेगा। दूसरी तरफ शू अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे रहा होता है इस फोन का पासवर्ड क्रैक करो, मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर ऐसी कौन सी फोटोज हैं। दूसरी तरफ यूफी अपने मैनेजर को मना रही होती है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसलिए जाकर मेरे लिए वो फोन चुरा कर लेकर आ जाओ। वो बोलता है मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तुम्हें ही जाना होगा। इसके बाद यूफी रात में चुपके से शू की कंपनी में आ जाती है। इसके बाद वो अपने मैनेजर के साथ मिलकर सिक्योरिटी गार्ड को पैसे खिला रही होती है, हमें अंदर जाने दो। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बदले में चैन के साथ मूवी देखना चाहता था। इसके बाद यूफी उसे सिक्योरिटी गार्ड के पास मूवी देखने के लिए छोड़कर अपना काम करने के लिए अंदर चली जाती है और जल्दी से शू के ऑफिस में आकर अपना फोन ढूंढ रही होती है। अभी चैन देखता है इधर शू अपने असिस्टेंट के साथ कंपनी में आ गया है, इसलिए वो जल्दी से छुपने लग जाता है। इसके बाद यूफी अपना फोन ढूंढ रही होती है। जैसे ही वो सामने शू को देखती है तो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। वो बोलती है नहीं मैं यूफी नहीं हूँ और वहाँ से भागने लग जाती है। लेकिन तभी कंपनी के बाहर उसे रिपोर्टर्स मिल जाते हैं और वो उससे सवाल पूछने लग जाते हैं। तभी मैनेजर कार लेकर आ जाता है और यूफी जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद ये लोग शू से सवाल पूछने लग जाते हैं क्या आप यूफी को डेट कर रहे हो। ये बोलता है तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि मैं उस लड़की को डेट करूँगा। यूफी भी घर आकर ये न्यूज को देख रही होती है। उसके बाद वो मैनेजर को बोलती है तुम मुझे अच्छे से देखकर बताओ क्या जब मैं ट्रांसफॉर्म हो जाती हूँ तो उसके बाद क्या मैं सेम ऐसी ही दिखती हूँ और पहचान में आ जाती हूँ। मैनेजर बोलता है तुम ना बिल्कुल अलग लगती हो, बिल्कुल पहचाना ही नहीं जा सकता है। यूफी सोचती है फिर ऐसे कैसे वो मुझे पहचान लेता है, उसमें जरूर तो कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ शू भी इस बारे में सोचकर यूफी की ड्राइंग बना रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता ये एक ही पर्सन है पर एक ही लगती क्यों नहीं है। तभी उसकी असिस्टेंट आकर उसे बताती है आज आपको यूफी के साथ एक इवेंट पर जाना है। इसके बाद वो उसके साथ इवेंट वाली जगह पर आ जाती है और उसे बताने लग जाती है कि यहाँ पर कौन कौन गेस्ट आने वाले हैं और वो लोग क्या कपड़े पहन कर आएंगे और उनका हुलिया कैसा होगा। इतने में यूफी अपने मैनेजर के साथ वहाँ पर आ जाती है और इन सारी बातों को सुन लेती है और याद करती है शू ने उसे बस एक ही ड्रेस पहनने के लिए दिया था और सोच रही होती है जब भी मैं ट्रांसफॉर्म होती हूँ तो ये मुझे पहचान लेता है, इसका मतलब इसलिए क्योंकि ये मुझे चेहरे से पहचानता ही नहीं है। इसके बाद शू जैसे ही मेकअप रूप में होता है तो यूफी उसके पास पहुंच जाती है और डायरेक्टली उससे पूछ लेती है कि तुम्हें फेस ब्लाइंडनेस है ना।
वो बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो। यूफे बोलती है मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता लग गया है और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इसे सीक्रेट रखने में। लेकिन शो उसकी बात नहीं मानता। देखो आज के इवेंट में ना कुछ भी गलती मत करना और इवेंट खत्म होने के बाद तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आखिर तुम्हारी बॉडी साइज चेंज कैसे हो जाती है। ये बोलकर वो चला जाता है। यूफे सोचती है यानी कि इसे मेरे सीक्रेट के बारे में पता लग गया है। इसके बाद इवेंट स्टार्ट हो जाता है और सभी गेस्ट बारी बारी से आकर शो से मिल रहे होते हैं, लेकिन उसकी असिस्टेंट ने इन लोगों के बारे में उसे पहले ही बता दिया होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक और गेस्ट आती है जिसे शो पहचान ही नहीं पाता है, लेकिन यूफे ने थोड़ी देर पहले उसे देखा था तो उसे पता होता है ये कौन है। तो वो उस लेडी की तारीफ करने लग जाती है। मिस लिन आप कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। हमारे बॉस भी आपको देखकर शौक ही रह गए कि कोई इतना ज्यादा अच्छा कैसे लग सकता है। इसके बाद शो भी उसकी तारीफ करता है तो वो गेस्ट तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अभी इवेंट में शो की सिस्टर आ जाती है और सभी के सामने उसे बोलने लग जाती है तुम इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हो और ऐसी लड़की को डेट कर रहे हो जिसका स्कैंडल बन चुका है। ये लड़की ना भाई तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद रिपोर्टर पूछने लग जाते हैं क्या आप सच में एक्ट्रेस यूफे को डेट कर रहे हैं। शिव बोलता है आप लोग एकदम सही कह रहे हैं, मैं और यूफे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर तो यूफे भी शौक हो जाती है और शिव की बहन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इवेंट खत्म होने के बाद यूफे शिव के ऑफिस में बैठी हुई होती है और उसे पूछती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बन गई। वो उसे अपना कार्ड देता है और अपने असिस्टेंट को तुरंत ही एक एग्रीमेंट बनाने के लिए बोलता है। यूफे को मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करना है। यूफे बोलती है तुम्हें किसने कहा कि मैं हाँ बोलने वाली हूँ। शिव बोलता है तुमने सही पहचाना था, मुझे फेस ब्लाइंडनेस है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ कपल होने का प्रिटेंड करो और मेरी हेल्प करो, बदले में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। वो बोलती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ये बोल रहा है मैं 10 सालों तक तुम्हें अपनी कंपनी की स्पोकन पर्सन बना कर रखूंगा। यूफे को ये ऑफर अच्छा लगता है लेकिन बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे खुद को बेच दूंगी। वैसे तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाना चाहते हो, इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। शो याद करता है उसके डॉक्टर ने कहा था तुम्हें उस लड़की के साथ ज्यादा से ज्यादा टच में रहना चाहिए। शो यूफे को बोलता है तुम मेरे सीक्रेट के बारे में जानती हो ना, इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। वो बोलती है क्या तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो। वो बोलता है क्यों ना मैं तुम्हारे सीक्रेट को इसके बदले में एक्सचेंज करूं। यूफे बोलती है मेरा तो कोई सीक्रेट है ही नहीं, लगता है तुम मुझ पर लट्टू हो गए हो, इसीलिए तुम मेरे साथ ये गर्लफ्रेंड वाला गेम खेलना चाहते हो। ये बोलकर वो उसकी टाई खींच लेती है। तभी यहाँ पर शो की बहन आ जाती है और बोलती है आखिर तुम मेरे भाई को ऐसे सेड्यूस कैसे कर सकती हो। यूफे का मैनेजर बात को संभालते हुए बोलता है वैसे भी अब हम लोग फैमिली बनने वाले हैं। ऐसा बोलकर वो जल्दी से यूफे को वहाँ से लेकर जाता है। घर पहुँचने के बाद यूफे अपने मैनेजर पर चिल्लाने लग जाती है तुमने इस डील के लिए हाँ बोल दिया, तुम्हें मालूम है अब इस वजह से मुझे उसके घर पर भी रहना पड़ेगा। मैनेजर बोलता मैं क्या करता, उसने इतने ज्यादा पैसे जो दिए हैं। यूफे भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर खुश होने लग जाती है और पूछती है अगर उसने मेरे साथ कुछ किया तो। वो बोलता है फिक्र मत करो, वो तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठाएगा और ये बात कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी हुई है। यूफे बोलती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, उसे मेरे सीक्रेट के बारे में पता लग गया तो। चैन बोलता है अगर उसे पता लग भी गया तो उसके पास भी तो तुम्हारा सीक्रेट है ना, वैसे भी तुम्हारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, उसे चुकाने के लिए तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा। यूफे बोलती है बात तो सही है लेकिन मुझे उसकी बहन से ना बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, कहीं उसने मुझे नहीं छोड़ा तो। वो बोलता है उसकी बहन की फिक्र तुम मत करो, उसे तो मैं देख लूंगा। यूफे बोलती है जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे क्यूट लगती है। वो बोलती है लगता है अब तुम गे बनने का प्रिटेंड करना छोड़ना चाहते हो और उसे डेट करना चाहते हो। चैन बोलता है तुम ना अपने काम पर ध्यान दो। जिसके बाद यूफे शू के घर पर रहने के लिए आ जाती है। सभी मेट्स उसे हेलो बोलने लग जाती है। वो सोचती है लगता है मेरी लग्जरियस लाइफ के दिन शुरू होने वाले हैं। विशु अपने असिस्टेंट को बोलता है तुम्हें किसने कहा कि मुझे मेट की जरूरत है। असिस्टेंट बोलती है बॉस यानी कि आप दोनों बस अकेले रहना चाहते हैं। जिसके बाद वो सभी मेट्स को वहाँ से वापस भेज देती है। ये देखकर यूफे को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और सोचती है क्या मेरे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। वो बोलता है तुम तैयारी कर लो, हम नेक्स्ट ट्रिप पर जाने वाले हैं। इसके बाद यूफे ने शू के रूम में अपने कपड़े फैला रखे होते हैं। शू आकर उसे डांट रहा होता है। वो बोलती है तुम तो ब्लाइंड हो ना। जिसके बाद वो डरकर पीछे हो रही होती है। इतने में वो गिरने ही वाली होती है। तभी शू उसे गिरने से बचा लेता है और बोलता है ये मेरा रूम है। वो बोलती है सॉरी मुझे लगा कि ये गेस्ट रूम होगा, वैसे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना।
तो क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अपना रूम भी नहीं दे सकते हो? शो बोलते लगता है तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो, उस फेक रिश्ते को असली बनाना चाहती हो। मैं बस फेस को क्लियरली नहीं देख पाता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अंधा हूँ। तुम्हारा रूम वो दूसरा वाला है, जल्दी से जाकर अपना सामान वहाँ पर रख लो। इसके बाद यूफे जब किचन में खाना बनाने जाती है तो सारा खाना जला देती है। उसके बाद वो सिर्फ वेजिटेबल का जूस बनाती है। शो उसे देखकर बोलता है, इसे खाने में कौन खाता है भला, तुम्हें इसे पी लो। तो बोलती है ठीक है, तो मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। जिसके बाद शो कुकिंग करने लग जाता है। यूफे बोलती है तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना कि तुम्हें खाना बनाना आता है। और फिर वो मजे से उसका खाना एंजॉय करती है। इसके बाद दोनों ही साथ में क्लाइंट से मिलने के लिए जाते हैं। यूफे शो की हेल्प करती है उन क्लाइंट्स के बारे में उसे बताने में। डिनर के बाद वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो चुकी होती है। शो उसे लेकर घर आ जाता है। वो बोलती है उन बुड्ढों को क्या लगा था कि वो मुझे ड्रंक करवा देंगे, बिल्कुल भी नहीं। शो बोलता है सच में तुम तो हर उम्र के लोगों में पॉपुलर हो, चाहे ओल्ड हो या यंग, तभी तो तुम्हारे इतने सारे बॉयफ्रेंड है। वो बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो? शो बोलता है तुम्हारे बारे में न्यूज फैली हुई है ना कि तुम हर 3 दिन में बॉयफ्रेंड चेंज करती हो। ये बोलती है वो सब सच नहीं है, वो सब झूठी अफवाहें हैं। उन लोगों को बस मेरी बुराई करना आता है और सिर्फ मेरा मैनेजर चैन है जो मेरी हेल्प करता है। और तुम भी हो, तुम भी मेरी हेल्प करोगे ना? मुझे पता है तुम बस मुँह से कड़वी कड़वी बातें करते हो, लेकिन तुम हो बहुत ही ज्यादा अच्छे। शो पूछता है फिर क्या तुम मुझे सच बताओगी? यूफे बोलती है मैं नहीं बताऊंगी और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही यूफे उठती है तो वो देखती है शो तो घर पर है ही नहीं और सोचती है ये कहाँ चला गया, वो भी सुबह सुबह। ऊपर से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट भी नहीं बना कर गया, आखिर वो मेरी क्या ही केयर करेगा। इसके बाद वो पब्लिक के कमेंट्स पढ़ने लग जाती है। सभी लोग बोल रहे होते हैं अगर दोनों सच में रिलेशनशिप में है तो आखिर सबके सामने आकर क्यों नहीं बताते, जरूर वो लोग झूठ बोल रहे होंगे। ये पढ़कर भी यूफे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। वो डांस करने लग जाती है। तभी वो एक लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इतने में शो यहाँ पर आकर उसे ऐसे देख लेता है और पूछता है तुम कौन हो? यूफे जल्दी से बहाना बना लेती है, मुझे मिस यूफे ने यहाँ पर भेजा है। आप काफी ज्यादा थक गए होंगे ना, तो मैं आपकी मसाज करने के लिए आया हूँ। शो बोलता है तुम्हारे वर्किंग क्लोथ्स काफी ज्यादा यूनिक हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। यूफे बोलती है कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वरना आप मसाज क्यों नहीं कराना चाहते हैं? जिसके बाद शो अपना शर्ट निकाल कर लेट जाता है। यूफे सोचती है अब इसे अपना शर्ट उतारने की क्या ही जरूरत थी, लेकिन शो को तो उसका फेस भी थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होता है और सोच रहा होता है यूफे के साथ रहकर लगता है मुझे दूसरे लोगों के फेस भी थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं, ये तो कितनी अच्छी बात है। इसके बाद यूफे उसकी मसाज करने लग जाती है। उसी दौरान वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है और वो मसाज करते वक्त उसके ऊपर गिर जाती है, इसलिए जल्दी से वहाँ से भागने लग जाती है। तभी शो उसे पीछे से देख लेता है और पूछता है यूफे अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो मसाज वाला कहाँ पर गया? इसके बाद शो यूफे के साथ इंटरव्यू के लिए गया होता है और वो सभी के चेहरे देखकर सोच रहा होता है मुझे किसी का भी चेहरा क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, आखिर ऐसा क्यों? पहले तो दिख रहा था ना, क्या यूफे मुझसे दूर बैठी हुई है इसलिए ऐसा हो रहा है? रिपोर्टर शो से पूछने लग जाती है आखिर आप मिस यूफे को लाइक क्यों करते हैं? जिसके बाद वो उसकी तारीफें करने लग जाता है। असिस्टेंट सोचती है मैंने बॉस को जो स्क्रिप्ट दी थी ये तो उसका उल्टा ही बोल रहा है। एक्चुअली विशु यहाँ पर अपनी रियल फीलिंग्स के बारे में बता रहा होता है। वो ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, हमेशा ही मुझे सरप्राइज करती रहती है, मुझे तो लगता है उसके हजारों चेहरे हैं। रिपोर्टर उसके जवाब से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, आप तो सच में मिस यूफे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद रिपोर्टर यूफे से पूछती है आप शो को क्यों पसंद करती है? तो वो भी स्क्रिप्ट की जगह अपनी कहानी सुनाने लग जाती है। असिस्टेंट और मैनेजर दोनों ही देख रहे होते हैं कि इन दोनों ने स्क्रिप्ट फॉलो ही नहीं की। इंटरव्यू खत्म हो जाता है। लास्ट में दोनों का कपल फोटोशूट होने लग जाता है। फोटोग्राफर दोनों को नजदीक आने के लिए बोल रहा होता है तो दोनों नजदीक आ जाते हैं, लेकिन फोटोग्राफर बोलता है इस फोटो में भी कुछ बात नहीं है, आप लोगों को ना किस करना चाहिए। शो जैसे यूफे के नजदीक आता है तभी अचानक से वो उसे क्लियरली नजर आने लग जाती है, जिसके बाद वो तुरंत ही उसे किस कर लेता है और इन लोगों की अच्छे से फोटो भी हो जाती है। इसके बाद मैनेजर यूफे को बोलता है शो ने तुम्हें ड्रामा में मेन लीड का रोल दिलवा दिया है। ये सुनकर यूफे तो शौक हो जाती है, मुझे लगा सपोर्टिंग रोल होगा।
शो से समझाता है तुम फिक्र मत करो, तुम ये कर सकती हो। वैक्सीन में शूटिंग चल रही होती है। शूटिंग के टाइम पर यूफे की सपोर्टिंग एक्टर्स उसे बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही होती है। इवन वो तो उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा देती है कि उसने उसे पुश किया है। यूफे डायरेक्टर को जाकर बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब भी वो सपोर्टिंग एक्ट्रेस उसके ऊपर इल्जाम लगा रही होती है। तुम में एक्टिंग का कोई दम नहीं है, तुम्हें बस मिस्टर शो की वजह से लीड रोल मिला हुआ है। यूफे बोलती है ऐसी बात नहीं है। तभी उसे फील होता है कि वो वापस से ट्रांसफॉर्म होने वाली है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। डायरेक्टर को भी गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही शो को पता चलता है यूफे के साथ सेट पर ऐसा हुआ है, तो वो तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है और देखता है कैसे वो सपोर्टिंग एक्ट्रेस डायरेक्टर को यूफे के बारे में बुराइयां कर रही है। और यूफे का मैनेजर डायरेक्टर को मना रहा होता है ऐसी बात नहीं है। शो डायरेक्टर को बोलता है फिक्र मत कीजिए, मैं आपको एक बेटर एक्सप्लेनेशन दूंगा और शूट का जो भी लॉस हुआ है उसका पैसा भी मैं भर दूंगा। जिसके बाद वो मैनेजर को बोलता है तुम फिक्र मत करो, उसे ढूंढने के लिए मैं जाता हूँ। शो यूफे को ढूंढने के लिए ड्रेसिंग रूम में आ जाता है और देखता है वो यहाँ पर एक छोटी बच्ची बन चुकी है। वो उसका हाथ पकड़ता है तो देखता है उसके हाथ में चोट लगी हुई है। इसके बाद जैसे ही वो अपने असली रूप में आती है तो वो शो के साथ कार से जा रही होती है और पूछती है मैंने सुना तुमने एक छोटी बच्ची को ड्रेसिंग रूम से पिक किया है। वो बोलता है क्या तुम अभी भी मुझसे सच छुपाने वाली हो। यूफे बोलती है तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। शो बोलता है अच्छा लाओ मुझे अपना हाथ दो। वो उसे अपना हाथ देती है। वो बोलता है ये नहीं दूसरे वाला। फिर वो उसके चोट को अपने रुमाल से कवर करता है और उसे बोलता है तुम चाहे ऐसी रहो या कैसी भी बन जाओ, मैं तो हमेशा तुम्हें पहचान लूंगा। ये सुनकर यूफे शो को जाती है और घर पर आने के बाद यूफे उसे अपनी अजीब बीमारी के बारे में सब कुछ बता देती है। शो बोलता है यानी कि तुम्हारे घर से जो लड़के बाहर निकलते थे और जाते थे वो और कोई नहीं बल्कि तुम खुद थी। तभी मैं बोलूं जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम मुझे अलग लगी। वो बोलती है ऐसा मत बोलो वरना मुझे डर लगेगा। मैं मानती हूँ कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। वो पूछता है क्या तुम मेरी रियल वाली गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुनकर यूफे तो शो को जाती है और पूछती है क्या तुम सीरियस हो। शो तो उसे किस कर लेता है। यूफे तो शो को जाती है और उससे पूछती है तुमने अचानक से मुझे किस क्यों किया। वो बोलता है सॉरी मैं बस अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि मैंने ऐसे पहले कभी फील ही नहीं किया। वो बोलती है मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी ऐसा ही फील कर रही हूँ। शो बोलता है मैं ना कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहता हूँ और हमारे बीच में सब कुछ रियल करना चाहता हूँ। यूफे बोलती है क्या तुम मुझे रीजन दोगे कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। वो बोलता है इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं क्लियरली देख सकता हूँ और मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वो पूछती है क्या और कोई रीजन है। वो बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। और फिर दोनों ही किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे यूफे अपनी शूटिंग के लिए पहुँच जाती है और वही सपोर्टिंग एक्टर्स उससे अपना बदला निकाल रही होती है और बार बार शूटिंग के बहाने उसे थप्पड़ लगा रही होती है। लेकिन तभी शिव वहाँ पर आ जाता है। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो यूफे को पकड़कर डायरेक्टर के सामने लाता है और डायरेक्टर को बताता है आपने मेरी गर्लफ्रेंड को ना गलत समझा था। एक्चुअली में ये एक रेयर जेनेटिक डिजीज से गुजर रही है और ये रही उसकी रिपोर्ट। कभी कभी इसे बीच में वोमिटिंग आने लग जाती है। इसी वजह से वो किसी भी इम्पोर्टेंट चीज को छोड़कर बीच में चली जाती है। ये बहाना सुनकर डायरेक्टर बोलता है ये बात आप लोगों को पहले बतानी चाहिए थी ना। जिसके बाद चैन डायरेक्टर को वीडियो दिखाता है जिसमें साफ दिख रहा होता है कि कैसे उसको एक्टर ने यूफे पर झूठा इल्जाम लगाया था जबकि वो खुद नीचे गिरी थी। डायरेक्टर उस पर गुस्सा करने लग जाता है तुम तो बहुत ही बड़ी झूठी हो। इवन वो उसे वहाँ से निकलवा भी देता है। अब तुम इस मूवी में काम नहीं करोगी। यूफे चैन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तुमने अच्छा काम किया। इधर शो के मॉम डैड को दिखाया जाता है जो यूफे का फोटो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाते हैं। शो ने बहुत ही अच्छी लड़की पसंद की है, देखो जरा कितनी सुंदर है। शो की बहन बोलती है मॉम डैड ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। इसके बारे में तो बहुत ही सारे र्यूमर्स है, ये तो बस भाई को फंसा रही है। ये लोग बोलते हैं फिर तो तुम्हें अपने भाई से बात कर इस लड़की को उससे दूर करना होगा। इधर ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग शो की सिस्टर वहाँ पर आ जाती है और वो आवाज देने लग जाती है भाई तुम्हारे साथ रूम में कौन है। यूफे जल्दी से उसकी बहन की आवाज सुनकर कबर्ड में छुप जाती है। लेकिन शो की बहन को शक हो जाता है और वो कबर्ड खोलने लग जाती है। तभी इतने में यूफे वहाँ से बाहर निकलती है। लेकिन यूफे का फेस से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और इस बार वो एक लड़का बन चुकी होती है। जिसके बाद वो शो के साथ मिलकर शो की बहन के सामने उसका फ्रेंड होने की एक्टिंग कर रही होती है। शो की
बहन को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। भाई आप इतने ज्यादा बदल कैसे गए? ऐसे एक लड़के के साथ आप रूम में कैसे रह सकते थे? इवन वो यूफी के ऊपर भी गुस्सा करने लग जाती है। आखिर तुम मेरे भाई के साथ क्या करना चाहते थे? तभी चैन आकर बात को संभाल लेता है और वो सूजी को बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है और उसे यूफी के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि यूफी ही थी। असल में वो किसी भी इंसान में कभी भी बदल जाती है। एक्चुअली में उसे ये अजीब सी बीमारी है और उसके बारे में जो अफवाहें फैली थी कि उसके घर से बहुत सारे लड़के निकलते हैं, तो वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही थी। सूजी बोल दिया मुझे टाइम दो, मुझे इस बात को हजम करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और मुझे समझ में आया कि मेरे भाई ने इसे क्यों चुना, जरूर उसने उसे पहचान लिया होगा। और बोलती है क्या तुम मुझे शू से मिलवा सकते हो? मैं पर्सनली उसे माफी मांगूंगी। चैन तो खुश हो जाता है, देखना तुम दोनों ना बहुत ही अच्छी दोस्त बन जाओगी। इसके बाद सूजी बहुत सारे तोहफे लेकर यूफी से मिलती है। वो सोचती है लगता है चैन ने उसके लिए अपने लुक्स का सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन वो उसे इशारा करता है मैंने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। सूजी यूफी से माफी मांगती है। मुझे तुम्हारे बारे में ना गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। यूफी को पता चल जाता है कि चैन इस लड़की को उसकी बीमारी के बारे में बता चुका है और सूजी उसे पूछती है तुम्हें मेरे भाई की बीमारी के बारे में क्या पता है? वो बोलती है मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारे भाई को दूसरे का चेहरा तो नजर नहीं आता, पर मेरा चेहरा क्लियर नहीं नजर आता है। ये सुनकर सूजी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसका मतलब तुम दोनों की किस्मत पहले से ही जुड़ी हुई थी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। यूफी पूछती है आखिर शू को ये बीमारी कब से है? वो बताती है शायद हमने शू को जब से अडॉप्ट किया था तब से। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शू जब 6 साल का था तो एक दिन उसकी मोम उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर गई थी और उसे बोलती है तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करना, मैं थोड़ी ही देर में यहाँ पर आ जाऊंगी। और वो उसे 10 तक काउंटिंग करने के लिए बोलकर चली जाती है। लेकिन काउंटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है उसकी मोम तो वहाँ पर है ही नहीं। जिसके बाद वो काफी देर तक काउंटिंग कर कर उनका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसकी मोम आती ही नहीं है और तभी से उसको लोगों के चेहरे क्लियरली नजर आने बंद हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सूजी पहुँच जाती है जो कि हाई स्कूल गर्ल होती है। उसे पता लगता है कि शू की मोम उसे छोड़कर चली गई है, तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है अपनी मोम के साथ, जहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि शू को फेस ब्लाइंडनेस की बीमारी हो गई है। ये जानकर सूजी और उसकी मोम को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और ये लोग शू को अडॉप्ट कर देते हैं। प्रेजेंट में ये सब कुछ सूजी यूफी को बता रही होती है। शू अपनी मोम को भूल जाए इसलिए हमने उसका नाम भी चेंज कर दिया था और शू अभी फिलहाल जिस कंपनी को संभाल रहा है वो मेरे मोम डैड ने ही उसे दी है। हम लोग शू को सगे फैमिली की तरह ही मानते हैं, वो मेरे रियल भाई की तरह ही है। ये सुनकर यूफी तो अपसेट हो जाती है और पूछती है क्या शू की मोम अभी भी जिंदा है? वो बोलती है ये तो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे याद है शू की मोम का नाम शाओ हुआ है। यूफी सोचती है ये नाम मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी वहाँ पर उसकी वो और कन्वीनियंस स्टोर वाली लेडी आ जाती है इनके लिए नूडल्स लेकर। यूफी सोचती है इनका ही नाम तो शाओ हुआ है। जिसके बाद यूफी घर आने के बाद उस आंटी के बारे में सब कुछ याद करने लग जाती है, कैसे वो उनसे पहली बार मिली थी। एक दिन वो कन्वीनियंस स्टोर में गई थी, तभी उसके पीछे उसके फैंस भी आ रहे थे। तो उन लेडी ने उन सारे फैंस को बाहर भगा दिया था, लेकिन यूफी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होता है और वो एक लड़का बनकर बाहर निकल रही होती है। लेकिन आंटी उसे पहचान लेती है और उन्हें पता लग गया था कि वो लड़का बन चुकी है। वो बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में ना किसी को भी नहीं बताऊंगी। इसके बाद से ही यूफी आंटी की अच्छी फ्रेंड बन जाती है और वो दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ शेयर करते रहते हैं। आंटी भी यूफी को अपने बच्चे के बारे में बताती है, मैंने अपने बच्चे को भी इस रास्ते में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लंग्स कैंसर था और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपनी बीमारी को ठीक करा सकूं। बोलती है क्या आप अपने बेटे को दोबारा ढूंढने के लिए कभी नहीं गई? वो बोलती है भला मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए क्यों जाऊंगी, इसलिए ताकि वो मुझसे सवाल पूछे कि मैं उसे छोड़कर क्यों गई थी। ये सब याद करने के बाद यूफी समझ जाती है यानी कि वो आंटी ही यूफी की मॉम है और सोच रही होती है क्या मुझे शू को इस बारे में बताना चाहिए या नहीं। तभी शू वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है तुम मुझे क्या नहीं बताने वाली हो? यूफी उसे सब कुछ बता देती है। शू बोलता है क्या वो औरत अब ठीक है? वो बोलती है उन्हें ना कैंसर है और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट भी बीच में छोड़ दिया है। शू बोलता है थैंक यू मुझे ये बात बताने के लिए, तुम रेस्ट करो, मैं अपना काम करने के लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है। इधर शू रूम में आने के बाद अपनी मोम की न्यूज देखने के बाद रो रहा होता है। नेक्स्ट डे शू जब अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा होता है तभी रिपोर्टर्स उससे सवाल पूछने के लिए पहुँच जाते हैं। एक्चुअली में उन लोगों को पता लग गया था जब शू 6 साल का था तो उसकी फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था। वो लोग पूछते हैं मिस्टर शू क्या आपको अपने असली पेरेंट्स के बारे में पता है?
शो बोलता है ऐसे बदतमीजी वाले सवाल आप लोगों को मुझसे नहीं करने चाहिए और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शो को लग रहा होता है यूफे भी उसे उसकी मोम की तरह छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद वो जैसे ही घर आता है तो यूफे तो उसे हक कर लेती है। शो तो उसे देखकर शौक हो जाता है। यूफे बोलती है मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, पर ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम मुझे क्लियरली देख सकते हो। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। शो से बोलता है मैं ना अपनी मोम से मिलना चाहता हूँ। शो पूछती है क्या तुम श्योर हो? यूफे बोलता है लेकिन तुम मेरी मोम को बताना मत, मुझे तुम उनसे एज अ गेस्ट मिलवाना। जिसके बाद शो यूफे को लेकर कन्वीनियंस स्टोर के बाहर आ जाती है। शो बोलता रह नहीं देते हैं, वैसे भी कौन सा वो मुझे पहचानने वाली है, लेकिन वो उसे पकड़कर अंदर लेकर आ जाती है और शो की मोम से उसे मिलवाती है। ये ना मेरा बॉयफ्रेंड है। आंटी बोलती है बताओ तुम लोग क्या खाओगे, मैं तुम लोगों के लिए बना कर लाती हूँ और वो इन लोगों को अपने स्पेशल नूडल्स बना कर देती है। शो को तो अपना बचपन याद आने लग जाता है, कैसी उसकी मोम बचपन में भी उसे ऐसे नूडल्स बना कर दिया करती थी और वो बहुत ही ज्यादा खुशी से खाने लग जाता है और तारीफ भी करता है आपने बहुत ही ज्यादा टेस्टी नूडल्स बनाए हैं। विशु को देखकर उसकी मोम तो उसे पहचान जाती है और अपसेट होकर साइड में चली जाती है क्योंकि वो अपने बेटे का सामना नहीं कर सकती थी। और यहाँ पर शो भी खाते खाते अपना रोना कंट्रोल कर रहा होता है। कुछ टाइम बीत जाता है। इसके बाद शो को पता चलता है उसकी मोम अब नहीं रही है, इसलिए शो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो रहा होता है और यूफे भी उसके लिए रोने लग जाती है। दोनों ही एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग शो और चैन के साथ मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। एक्चुअली में शो और चैन भी एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और ये लोग साथ में एंजॉय कर रहे थे। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।